नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मेरे साथ न्यूज रूम में सुबह की चाय के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज हम ऐसे कई विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं जिसका वास्ता सीधे पब्लिक से है। जैसे आज हम बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, यह नंबर आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों की शिकायतें रहती हैं कि थाना सुन नहीं रहा है, डीएसपी साहब के यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है, एसपी साहब भी नहीं सुने, डीआईजी साहब भी नहीं सुने। तो फिर ऐसे में आप बिहार के डीजीपी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन सावधान भी रहना है। तो देखिए, इस वीडियो में बने रहिएगा। डीजीपी का नंबर बताएंगे और इसे अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिएगा। देखिए, हम आगे यह भी बताएंगे कि पेपर लीक गिरोह का किंग पिन संजीव मुखिया अभी कहां है। यह बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए कौन सी कोशिशें की जा रही है। देखिए, हम आगे यह भी बताएंगे के पाठक के बाद शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ का जमाना है। के पाठक लाओ लश्कर के साथ निरीक्षण करने जाते थे, लेकिन एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, वे ट्रेन में स्लीपर क्लास में आम मुसाफिर की तरह चल रहे हैं और स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं। हम ये बताएंगे पुलिया गिरने का सिलसिला जारी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिपाही भर्ती कब होने जा रही है? 21,000 सिपाहियों की बहाली 2023 में परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। यह भी बताएंगे तेजस्वी यादव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। राजद का स्थापना दिवस समारोह है और चिराग पासवान भी आज पटना पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस के बारे में। देखिए, बिहार पुलिस यह दावा करती है कि पहले तो बहुत शिकायतें आती थी कि थाना में हम गए, एफआईआर नहीं हो रही है, लेकिन यह शिकायतें घट गई हैं। 5% शिकायतें ही बची हैं और इसे बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी स्वयं मॉनिटर करते हैं। तो बिहार पुलिस में एक व्यवस्था है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। उस व्यवस्था के बारे में आज अपने दर्शकों को हम बताते हैं। क्या व्यवस्था है कि डीजीपी कंट्रोल रूम है, बिहार पुलिस का कंट्रोल रूम है। यह आपको भी पता है रवि सर जी, और यहां 24 घंटे निगरानी होती है। तो देखिए, हम यह बताना चाहते हैं, सबसे पहले डीजीपी आरएस भट्टी का व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं, ठीक से नोट कीजिएगा। 9431602301। फिर से हम आपको एक बार स्मरण करा देते हैं, 9431602301। तो ये भट्टी बिहार के डीजीपी का व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको यह लग रहा है कि आप थाना गए, आपकी शिकायत नहीं सुनी गई, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही है, आप लूट का मामला दर्ज कराना चाहते हैं, मोबाइल छीन लिया गया है, गाड़ी छीन ली गई है, लेकिन पुलिस वाले चोरी का मामला दर्ज करना चाहते हैं या फिर कह रहे हैं गुम हो जाने का मामला दर्ज करा दीजिए और कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आरएस भट्टी आपको सुनेंगे। लेकिन आपको व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप करना होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप, वॉइस कॉल नहीं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने पहले कोशिश की है, यह नहीं कि सबसे पहले आप बिहार पुलिस के मुखिया को ही व्हाट्सएप कर दीजिए। यह ध्यान रखना है कि जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं वह नंबर आपके बारे में सब कुछ जान सकता है। यदि आप झूठी शिकायत दर्ज कराएंगे, आप बिना वजह किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आप कौन हैं, क्या हैं, यह सब कुछ पता है, कहीं उल्टा दांव ना पड़ जाए। इसलिए यदि आप परेशान हैं, पुलिस भी नहीं सुनवाई कर रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, व्हाट्सएप का मतलब यह नहीं है कि तुरंत आप जवाब की प्रतीक्षा कीजिए। सिस्टम बना है, उस सिस्टम के तहत
संबंधित जिले के एसपी को जानकारी मिलेगी और फिर कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। तो ये व्यवस्था है। देखिए, यह व्यवस्था बहुत ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता के साथ है। और भट्टी जो डीजीपी हैं वह काम करने के लिए जाने जाते हैं ज्ञानेश्वर जी। और यह जो सिस्टम है डीजीपी कंट्रोल रूम, ठीक कहा आपने, यह लंबे समय से है, लेकिन इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया है डीजीपी आर एस भट्टी ने, तो ये जो है सो देखने वाली बात है। और इसमें आपको यह गलत आपको व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा और नहीं तो लेने का देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल एकदम ये झोल झाल कीजिएगा तो फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा आपको। यह नहीं कि आप थाना गए नहीं, आपने किसी को शिकायत नहीं की, आपने सीधे डीजीपी को बता दिया, आप किसी को परेशान करना चाह रहे हैं, आप जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अनवांटेड आपको परेशान किसी को नहीं करना है। आप देख लीजिए कि जेन्युइन कॉज रीजन क्या है। आपको अगर पुलिस आपको इंटरटेन नहीं कर रही है, थाना, पुलिस, एसपी, तब आप जाकर के डीजीपी को आप व्हाट्सएप करिए। ऐसा नहीं कि आप सीधे डीजीपी को व्हाट्सएप कर दीजिए और उसके बाद से आरोप लगा दीजिए कि थाना, एसपी, डीएसपी ने कुछ नहीं किया। और इस बात को भी समझिए, ये डीजीपी का व्हाट्सएप नंबर है। यह नंबर ऐसा नहीं है कि आप सीधे डीजीपी से बात कर लेंगे। और इस व्हाट्सएप नंबर को डीजीपी कंट्रोल मॉनिटर करता है। और जो शिकायतें आती हैं, आज ही हमने देखा कि हमारे सामने एक फरियादी थे जो मेरे कार्यालय आए थे, उनकी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने डीजीपी कंट्रोल रूम के इस नंबर पर, जो डीजीपी आर एस भट्टी का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप किया और कुछ घंटे के बाद ही संबंधित जिले के एसपी ने उस पर आदेश कर दिया। इस बात की प्रतीक्षा मत कीजिए कि आपको पलटकर कोई कॉल आएगा, आपकी शिकायत पर एक्शन होगा। इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही बात है, बिल्कुल यही बात है और यह अच्छी पहल है। देखिए, यह नया जो पुलिसिंग की बात आ रही है, तो वो कानून के तहत यह भी एक व्यवस्था बिहार पुलिस ने और भट्टी ने किया है। डीजीपी तो देखिए, हमने आपको डीजीपी आर एस भट्टी का व्हाट्सएप नंबर बताया 9431602301। इसे आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, डायरी में लिखकर रख सकते हैं। और इमरजेंसी में यदि आप परेशान हैं, लोकल पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पेपर लीक के मामले की। पेपर लीक निट 2024 का सरगना संजीव मुखिया, नालंदा का रहने वाला, कहां है? देखिए, ईओयू से अब जांच चली गई है सीबीआई के पास। तो जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी मिली है कि संजीव मुखिया अब इंडिया में नहीं है। वह जाकर नेपाल में छुपा हुआ है और नेपाल में एक सुरक्षित ठिकाने पर वह बैठा हुआ है। लेकिन परेशानी क्या है नेपाल? रवि सर, देखिए ज्ञानेश्वर जी, किसी भी सुरक्षित ठिकाने पर आप रहिए जी, पुलिस और सीबीआई जब आपको चाहेगी तो खंगाल के निकाल ही ले। यह कई सारे एग्जाम्पल आपके पास। लेकिन एक परेशानी यह है कि नेपाल एक दूसरा राष्ट्र है और अब हमारा संबंध जो है वह उतना मैत्रीपूर्ण नहीं रह गया है जितना पहले था। पहले क्या था कि पुलिस जाती थी, वहां जो एक्यूज छुपे रहते थे उन्हें दबोच कर ले आती थी। लेकिन अब नेपाल अपना पैतरा दिखाता है और वहां इस तरीके के गिरोह, मतलब वहां के शासन प्रशासन की मिली भगत से सक्रिय हो गए हैं, जो भारत से और विशेषकर बिहार से भागे हुए अपराधियों को शरण देते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। शेल्टर। तो हाँ, शेल्टर। तो संजीव मुखिया एक बड़ा किंगपिन है। हमने कई बार चर्चा की है कि एक एक परीक्षा में हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है पेपर लीक के लिए, तो इसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब सीबीआई के पास जांच पहुंची है तो सीबीआई इंटरपोल की मदद ले सकती है, जो राजनयिक रिश्ते हैं, क्योंकि यह पता है कि संजीव मुखिया नेपाल में है और नेपाल में कहां है इसकी जानकारी भी मिल चुकी है। तो संजीव मुखिया को भारत लाया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच सीबीआई को एक और सफलता मिली। आपने देखा कि किस तरीके से कल अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया धनबाद से। रॉकी का विश्वस्त सहयोगी अमन सिंह, रॉकी वो है जो रांची में, और उसने ही चिंटू को पटना में, बालदेव प्रसाद उर्फ चिंटू, जो संजीव मुखिया का सहयोगी है, उसे सबसे पहले पीडीएफ भेजा था लीक पेपर का। तो अमन सिंह को आज सीबीआई ने रिमांड पर लिया है, दूसरे अन्य अभियुक्तों को रिमांड पर लिया है और उनसे कई राज खुल सकते हैं। बिल्कुल, सीबीआई कोर्ट से ही बने, पटना में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट है, उसी से सबको मिला है। और अब जो है सो
अब इससे कई राज खुलेंगे अब ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। अब जितनी बात आप कह रहे हैं वो सब खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और किंग पिन जो है सो जो आप नेपाल में आप संजीव मुखिया नेपाल में है, इस बात की जानकारी ईओ को भी है और सीबीआई को भी है। तो देखिए अब नेपाल में संपर्क साधा जा रहा है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि नेपाल से वह कहीं और ना भाग जाए, तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की। के पाठक हटाए गए थे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उन्होंने योगदान नहीं किया। कल रात को नीतीश सरकार ने उन्हें राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिया। तो एस सिद्धार्थ स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अजनबी की तरह पहुंच रहे हैं। आज आपने देखा ट्रेन से। बिल्कुल जी देखिए, यही पाठक जी में और सिद्धार्थ में, यही दोनों में अंतर है। के पाठक पूरा चलते थे तो उनका लाव लश्कर चलता था, पूरा तामझाम रहता था, और ये एक सिंपल स्लीपर ट्रेन में बैठ करके साधारण ट्रेन से पहुंच गए बिहिया, आरा लगा हुआ है बिल्कुल से, और पहुंच गए और वहां से पहले पहुंच गए स्कूल में जब पहुंचे तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन है भाई। हाँ, चेहरा भी कुछ ऐसा है कि लोग आसानी से लेकिन जब मालूम हुआ कि ये तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है तो लोगों के होश उड़ गए। और फिर उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है, तो देखिए उस कोशिश को देखिए। शुरुआत तो के पाठक नहीं की थी, जो कराई की स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर जो डंडा चलाया, लेकिन एस सिद्धार्थ अब स्कूल पहुंचने लगे हैं। वर्किंग पैटर्न अलग है इनका। देखिए पाठक जी का ठीक है, डंडा चलाना, चाबुक चलाना वो अलग था, लेकिन ये जो है सो इनका पैटर्न अलग है, दोनों का डिफरेंट है। ये देखिए वो लाव लश्कर ये सिंपली पहुंच जा रहे हैं और बच्चियों से बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई पठन पाठन कैसा है, ये बता रहे। तो ये माने लाव लश्कर से नहीं तो कोई भयभीत भी नहीं हो रहा, आदमी जो है सो ओपन होकर बोल। लेकिन एक और खबर है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जहां से कल रात तबादला कर दिया गया के पाठक का, जिसके लिए वे अधिसूचित थे, तो आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो कामचोर लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उन्होंने खूब मिठाइयां बांटी हैं, खूब लड्डू बांटे हैं कि पाठक बाबा अब नहीं आ रहे हैं। जी अब तो ये देखिए, ये तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है कि पाठक बाबा नहीं आएंगे तो इन लोगों का तो अब सब कुछ चलता रहेगा उसी तरह से। जैसा ज्ञानेश्वर जी आप ही ने कल खबर भी ब्रेक किया था। बिल्कुल। तो यह जो है सो निश्चित रूप से उनके लिए तो एक तोहफे का समान है। भाई अब कड़क अधिकारी नहीं है, जो मन में आए जितना बजे आए अंगूठा दबाइए और चले जाइए। और उसके बाद जो विभाग में देखिए मंत्री कह रहे हैं, और देखिए सरकार, नीतीश सरकार को भी फैसला लेना होगा कि जब यह विभाग काजल की कोठरी है तो इसे अतिरिक्त प्रभार में दीपक कुमार सिंह कितने दिनों तक चलाएंगे, इसे स्थायी तौर पर अपर मुख्य सचिव कब मिलेगा, क्योंकि बड़ा विभाग है और यहाँ घालमेल झोलझाल बहुत है। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। पुल पुलिया की बात कर रहे हैं। बिहार शर्मसार हो रहा है, रोज पुल पुलिया गिर रहे हैं, ढह रहे हैं पेड़ के पत्तों की तरह। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी से तंग आकर ये पुल पुलिया आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए अब पुल पुलिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर हुई है। बिल्कुल जी, यही के बिहार के ही रहने वाले जी वही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर, और माने उनका कहना किस पॉइंट, बलजेत सिंह है उनके वकील हैं, जो करें ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए कि निर्माण में किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, मेंटेनेंस में किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है। और उन्होंने 4 जिलों के पुल पुलिया के बारे में विशेष रूप से अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज, आप वो कमजोर पुल को गिराने की भी बात कही। जो कमजोर स्ट्रक्चर पुराना है वो अगर कमजोर है तो उसको उन्होंने कहा है कि इसको गिराया भी जाए, बिल्कुल, सो दैट कि यह इस तरह से पुल पुलिया गिरने की बात। अब देखिए ये कितने दिनों से चला आ रहा है, ये हम ज्ञानेश्वर जी बताना चाहेंगे। 15 दिन में 12 पुल ध्वस्त होने, 15 दिनों में 12 पुल। हाँ, 12 पुल। अब ये देखिए 18 जून को पहला इंसिडेंट हुआ था अररिया में। जी बिल्कुल, निर्माणाधीन पुल था। उसके बाद से देखिए 22 जून, 23 जून, 27 जून, 28 जून, उसके बाद से 30 जून को फिर जो है सो आपको, उसके बाद से आप 3 जुलाई को सिवान में फिर देखिए 3 पुल। उसके बाद से देखिए सीतामढ़ी में इसी दिन सीतामढ़ी में एक पाया जो है सो धस गया। हाँ, धस गया। तो यह सब जो है सो सिस्टम, अब देखिए सीक्वेंस वाइज चला रहा है, डेट वाइज। 18 वो लग रहा है कि जैसे कोई आदमी अंक से लिख रहा है, और सियासत भी चल रही है। देखिए जब तेजस्वी यादव ने हमला बोला तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, अरे भाई मैं तो 20 दिनों से मंत्री हूं,
उसके पहले आचार संहिता लागू था, उसके पहले हमने शपथ ली थी, और उसके पहले तो तेजस्वी यादव जी आप ही मंत्री थे 1.5 साल तक। लेकिन ये पुल नए भी हैं, पुराने भी हैं, एनडीए के शासनकाल के भी हैं, एनडीए के शासनकाल के पहले के भी हैं। तो इस हालात को देखना चाहिए नीतीश कुमार को। जाग जाइए नीतीश कुमार जी। चलिए आगे हम बात करते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की। देखिए 9 लाख परीक्षार्थी हैं और इनके भविष्य के साथ 2023 में खेला हुआ था। और क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 2023 को 3 चरणों में परीक्षा होनी थी। तो पहले चरण की परीक्षा के दिन ही पेपर लीक हो गया था। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे एक्स डीजीपी एसके सिंघल साहब। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को, जांच में यह बात सामने आई, प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया था जो कंपनी सिर्फ कागज पर थी। तो क्या क्या होता है इस बात को आप समझती। तो सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें फिर से घोषित हो गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में परीक्षा होगी। पिछले बार 3 चरणों में परीक्षा हो रही थी, इस बार 6 चरणों में परीक्षा होगी। 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को। तो 21,391 सिपाहियों की भर्ती होनी है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या फिर से पेपर लीक नहीं होगा? क्या सरकार ने तैयारी की है? संजीव मुखिया जो 2023 में पेपर लीक हुआ उसमें भी शामिल पाया गया है। इस बार बिना पेपर लीक नीतीश कुमार के लिए बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती, और वह बोर्ड जो इस परीक्षा का संचालन करा रहा है उसके लिए भी गंभीर चुनौती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए आज राजद का स्थापना दिवस है, राजद कार्यालय में समारोह है। लालू यादव तो जाएंगे ही जाएंगे, बूढ़े हैं तो क्या है, अभी तो उनके भीतर ताकत है। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए, क्या आ सकते हैं क्या? देखिए तेजस्वी यादव के आने पर जो है सो संशय की स्थिति है, बनी हुई है, क्योंकि वो उनका, देखिए ज्ञानेश्वर जी हम आपसे पहले भी कह रहे थे ऑफ कैमरा कि उनका L4 में जो प्रॉब्लम चला रहा है, चुनाव के समय में 250 से अधिक सभाएं की है, मैंने चुनावी सभा किया, तो निश्चित रूप से उनको आराम करने की जरूरत है भी। और L4 का प्रॉब्लम कैसा होता है इस आपसे छिपा हुआ नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो वो ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव पार्टी के कार्यालय में मौजूद रहेंगे, लेकिन तेजस्वी का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आज बड़े 28वां स्थापना दिवस है, तो यह पूरी तैयारी। चिराग पासवान भी आ रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान के पिता की जयंती है जी, रामविलास पासवान की, तो वह और केंद्र में मंत्री बने हैं, तो बिल्कुल जो सो जयंती तो धूमधाम से मनेगी। अपने पिता की वहां पर हाजीपुर में उनका कार्यक्रम है, बिल्कुल। और उसके बाद एक और है आज भगवान सिंह कुशवाहा लड्डू बांटेंगे आज, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आज जो है सो सर्टिफिकेट। आप समझिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है, अकेले उम्मीदवार हैं, और जो उनका नामजदगी का पर्चा है सही मिला है, बिल्कुल। इसलिए तो अब तो कोई परेशानी नहीं, अब उनको लड्डू बांट ही देना चाहिए, एमएलसी कहलाएंगे। और अब देखिए आगे उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में जाने वाले हैं। दूसरी सीट भी भाजपा ले रही है। आरके सिंह के नाम की चर्चा है कि दिल्ली आरके सिंह को चाहता है, लेकिन बिहार भाजपा का विरोध शुरू हो गया है कि आरके सिंह के बनाने से बिहार के राजपूत खुश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे राजपूतों के नेता नहीं है, प्राधिकारी ही हैं। तो बिल्कुल ये तमाम बातें हैं। तो इन तमाम बातों के साथ ही आज सुबह की चाय को हम खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।